हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड विच आर डिस्पर्स्ड एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर्स। जो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के तौर पे जो डिस्पर्स होते हैं उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और वो लिक्विड जिसमें वो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स होते हैं उसे हम कंटिन्यूस फेज कहते हैं। ये जो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ये ज़्यादा देर तक एक साथ एक दूसरे में डिस्पर्स्ड कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। इसी के कारण हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, ग्लोब्यूल्स को स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरा के रख देता है कंटिन्यूस फेज में, ताकि एक स्टेबल इमल्शन जो है वो फॉर्म हो पाए। जो ग्लोब्यूल का साइज़ होता है इमल्शन में वो एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, और वो रेंज रहता है 0.25 टू 25 माइक्रोमीटर के डायमीटर के ग्लोब्यूल साइज़ का वो रहता है। वो सारी इमल्शन जिसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स रहते हैं उसे हम कोरस इमल्शन कहते हैं, और वो सारे जो इमल्शन जिनका जो डायमीटर रहता है, जो मीन डायमीटर रहता है, वो 5 माइक्रोमीटर से अगर कम रहता है तो उसे हम लोग फाइन इमल्शन कहते हैं। और वो सारे इमल्शन जिनका ग्लोब्यूल डायमीटर जो साइज़ रहता है वो 10 नैनोमीटर के जितना रहता है, 10 नैनोमीटर के जितना रहता है, उसे हम लोग माइक्रो इमल्शन कहते हैं। इस तरह के जो इमल्शन होते हैं वो यूजुअली मिल्की और ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं। जो वाइटनेस होती है फाइन इमल्शन की, वो हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण आती है कई बार। और ये जो दोनों फेज़ हैं, अगर इन दोनों फेज़ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइक लाइट को काटने की जो क्षमता है वो अगर एक जैसी है तो जो इमल्शन फॉर्म होता है वो ट्रांसपेरेंट इमल्शन फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इमल्शन। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो जो मेडिसिन जिनका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट है और ऑर्डर है वो अनप्लीजेंट है, वो इजीली पैलेटेबल हो जाते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन, लाइक कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो हैं, इनके जो इमल्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं और ये इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। कई सारे जो ड्रग्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस के कारण जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। अगर हम लोग अगर हम लोग कोई अगर दूसरे तरीके को या दूसरे फॉर्मुलेशन में को यूज़ करते हैं, तो इमल्शन जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्रग मटेरियल को, कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, हाइड्रोलाइज्ड ना हो। कई सारे एक्सटर्नल प्रिपरेशन हैं जैसे कि क्रीम, लोशंस, फोम एरोजोल्स, ये भी जो हैं ये इमल्शन के फॉर्म में ही बनाए जाते हैं। कई सारे स्टेराइल स्टेबल इंट्रावेनस इमल्शन भी बनाए जाते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स के उन सारे पेशेंट्स के लिए जो इनको ओरली नहीं ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ऑयल इन वाटर में जो ऑयल रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है, और वाटर जो रहता है वो कंटिन्यूस फेज में रहता है। यहाँ पे ऑयल का जो अमाउंट है वो कम रहता है और वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है। इन ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में जो है, मैंने जैसे बताया, ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है और वाटर जो है कंटिन्यूस फेज में रहता है। और इस तरह के जो इमल्शन है रहते हैं, O/W टाइप के जो इमल्शंस रहते हैं, वो यूजुअली इंटरनल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इन इमल्शन में जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट हैं उनमें ज़्यादातर हम लोग गम अकेशिया, ट्रैगाकैन, मिथाइल सेलुलोज, सैपोनिन्स, इन टाइप के जो हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग बात करें दूसरे टाइप के इमल्शन की, विच इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, इसमें जो वाटर रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है और ऑयल जो रहता है वो कंटिन्यूस फेज में रहता है।
इसके लिए जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो रहता है वुल फैट, रेजिन्स, बीजवैक्स, सोप्स और कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, इनमें कई टाइप के जो आयंस रहते हैं उनको हम लोग जो है यूज़ करते हैं। और W/O टाइप के जो इमल्शन होते हैं उन्हें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, लाइक लोशंस एंड क्रीम्स। अब अगर हमें जानना हो कि हम लोगों के पास में कौन से टाइप का इमल्शन है, तो उनको जानने के लिए हम लोग कई सारे टेस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। इसको चेक करने के लिए हम लोग कई सारे टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं O/W एंड W/O टाइप के इमल्शंस में। फर्स्ट जो है वो है डाइल्यूशन टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमल्शन को डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ में। अगर इमल्शन जो है स्टेबल रहता है डाइल्यूशन के बाद भी, तो वो O/W टाइप का इमल्शन होता है। और अगर W/O जो इमल्शन होता है वो क्या होता है, वो अगर उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ में, तो वो जो इमल्शन है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। दूसरा है डाई टेस्ट। स्कारलेट रेड डाई जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उसे इमल्शन के साथ में मिक्स करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इमल्शन को जो है एक ड्रॉप जो रहेगा, इमल्शन जो रहेगा उसका एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में लेते हैं और थोड़ा सा स्कारलेट रेड डाई जो है उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद में उसके को हम लोग कवर स्लिप से कवर करके एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो अगर हमें जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल है वो अगर लाल नज़र आता है और जो ग्राउंड है वो कलरलेस नज़र आता है, तो इमल्शन जो है वो O/W टाइप का होगा, क्योंकि ये जो स्कारलेट रेड डाई जो है ये ऑयली मीडिया में, ऑयली फेज़ में जो है सॉल्युबल होता है। इसी के कारण जो हमें जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो लाल रंग के नज़र आते हैं, और जो ग्राउंड है क्योंकि वो कंटिन्यूस फेज़ है और वो वाटर से बना हुआ है, इसके कारण वो जो है हमें कलरलेस नज़र आता है। यही चीज़ हमें रिवर्स कंडीशन में दिखाई देगी अगर हम लोग W/O वाटर इन ऑयल टाइप का अगर इमल्शन जो है वो अगर यूज़ करते हैं, तो उस केस में जो ग्लोब्यूल्स रहेंगे वो कलरलेस दिखाई देंगे और आपका जो ग्राउंड रहेगा वो रेड कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका टेस्ट है वो है कंडक्टिविटी टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग सिंपली एक प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम सभी जानते हैं, और ऑयल जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें हम करते ये हैं कि हम लोग जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको ऐड कर देते हैं, इमल्शन में डाल देते हैं, डिप करके रखते हैं और एक सर्किट को बनाते हैं। और उस सर्किट में अगर वो जो बल्ब है, ये जो अगर बल्ब है अगर वो जलता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमल्शन है वो O/W टाइप का है, क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज में है और वो जो है प्रॉपर जो आयंस रिक्वायर्ड रहते हैं ब्लड के इलेक्ट्रिसिटी के रनिंग के लिए, तो वो चीज़ें वाटर में अवेलेबल रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इमल्शन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो O/W टाइप का है। और इन केस अगर वो बल्ब नहीं जलता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो इमल्शन है वो W/O टाइप का है। फोर्थ जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि कई सारे जो फिक्स्ड ऑयल्स रहते हैं वो उनकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी रहती है कि वो फ्लोरोसेंस को जो है वो उनकी प्रॉपर्टी रहती है। अगर उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हम लोग डालते हैं तो फ्लोरोसेटिंग जो उनकी प्रॉपर्टी रहती है उसको शो करते हैं, वो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं इमल्शन का अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अगर हमें वो उसका जो होल फील्ड है, पूरा का पूरा जो एरिया है, वो अगर फ्लोरोसेंस इंडिकेट कर रहा है, विच मीन्स कि ऑयल जो है उसमें प्रेजेंट है कंटिन्यूस फेज में, और वहीं पे अगर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फ्लोरेसेंस इंडिकेट करते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें जो ऑयल्स हैं वो डिस्पेंस फेज में है, यानी कि वो किस टाइप का इमल्शन होगा, वो O/W टाइप का इमल्शन होगा। चलिए
अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को हम लोग दो तरीक़ों से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम लोग उसमें किस तरह का इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग हैं इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर इमल्शन में हमने नेचुरल गम यूज़ किया है तो इस तरीके से इमल्शन कंटेनिंग गम substances, emulsion containing various soaps, emulsion containing saponins, emulsion containing starch, emulsion containing natural waxes, emulsion containing synthetic waxes, ये जो हैं इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन इन अकॉर्डिंग्स टू देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग उसको किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग इमल्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट जो है इमल्शन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इमल्शन रहते हैं वो यूजुअली O/W टाइप के होते हैं और इनमें जो है मेडिकल वैल्यू होता है। इसमें जो है यूजुअली हम लोग देखते हैं कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, इन तरीके के जो आपके ऑयल्स रहते हैं उनको हम लोग इमल्शंस के फॉर्म में लेते हैं। दूसरा होता है इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज़, ये जो रहते हैं ये ज़्यादातर O/W टाइप के होते हैं। मैक्सिमम केस में O/W और W/O टाइप के होते हैं। और थर्ड है आपका इमल्शंस फॉर पेरेंटल यूज़, ये जो हैं आपके फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स रहते हैं लाइक ADE जो हैं विटामिन्स हैं, और ऑयल सॉल्युबल जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं उनको भी हम लोग जो हैं पेरेंटली देने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमल्शंस फॉर रेक्टल यूज़, इसमें हम लोग इसे एनिमा के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें जो स्टार्च म्यूसिलेज हैं उसे ही हम लोग ज़्यादातर इन द फॉर्म ऑफ एनिमा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिमा हम लोग एज जो हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं। इमल्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी इमल्शन में। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो क्या करती हैं, ये इंटरफेशियल जो टेंशन रहता है बिटवीन टू फेजेस, ऑयल फेज एंड एक्वस फेज, उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है, जिससे कि एक स्टेबल ये एक दूसरे में मिसिबल हो सकें और एक स्टेबल इमल्शन फॉर्म हो सके। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स रहते हैं उन्हें हम इमल्सिफायर या इमल्जेंट्स भी कहते हैं। बहुत सारे जो इमल्शंस हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं कि एक स्टेबल जो इमल्शन है वो बन सके, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि हम एक ऐसा कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट चुने जो कि एक प्रॉपर जो है स्टेबल इमल्शन हम उनको बना पाए। एक पर्टिकुलर कोई भी ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है जो ये सारी चीज़ों को क्या करे, फुलफ़िल कर पाए कि वो सभी फॉर्मुलेशन में एक साथ यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी कभी एक के जगह कभी कभी हम लोग कॉम्बिनेशन में भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं उनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए जो एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, उन्होंने एक मेथड दिया जिसमें हम लोग एक बैलेंस्ड मिक्सचर यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट का, जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के इमल्शन जो हैं उनको हम लोग बना सकें। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइल लाइपोफाइल बैलेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइल लाइपोफाइल बैलेंस, जिसे हम लोग HLB मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए सभी इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए एक नंबर दिया गया कि उनमें उनकी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, वो किस टाइप के इमल्शन को बनाने में हेल्प करते हैं, जिसे हम लोग HLB स्केल भी कहते हैं। इसे हम लोगों ने उन्होंने क्या किया, 18 यूनिट्स में जो है बांटा। ठीक है, तो जो इमल्शन जिनका जो हायर नंबर रहता है वो 8 से 18 रहते हैं, जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। हाइड्रोफिलिक
प्रॉपर्टी मतलब कि जो वाटर लविंग रहते हैं, और ये यूजुअली बनाते हैं आपके O/W टाइप के इमल्शंस। और वो सारे इमल्जेंट्स जिनका लोअर नंबर रहता है लाइक 3 to 6, ये जो है लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और ये W/O टाइप के इमल्शंस को बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये एक HLB वैल्यूज़ जो हैं कई सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के, उनको दिखा रहा है विद देयर एप्लीकेशन कि अकेशिया का जो HLB वैल्यू है अगर यहाँ पे 8 है तो ये O/W टाइप के इमल्शंस को बनाने में हेल्प करता है। वैसे ही कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नेचुरल के वो में देखें तो वेजिटेबल सोर्स से आपको गम, अकेशिया, ट्रागाकैंथ, एगार, पैक्टिन, स्टार्च जो है मिलता है। नेचुरल में ही एनिमल सोर्स से अगर आप जाएंगे तो वुल फैट, एग योग, जिलेटिन जो है ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स में जाएंगे तो मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये इसके एग्जांपल हैं। सिंथेटिक फॉर्म में जाएंगे तो एनानिक, कैटानिक जो आयंस रहते हैं वो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट का वर्क करते हैं। इनऑर्गेनिक टाइप में जाएंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, बेंटोनाइट, ये जो हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं का एग्जाम्पल है। अल्कोहल्स में जाएंगे तो कार्बोवैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल्स, लेसिथिन्स जो हैं ये इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे वर्क करते हैं। अगर एक आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट को अगर आप देखें तो उसमें जो है ये क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये इंटरफेशियल टेंशन जो है दो इमिसिबल लिक्विड्स में उसको कम कर पाएँ। दूसरा चीज़, ये कंपैटिबल रहें बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में, ये नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए और ये कैपेबल, वो उस इमल्सिफाइंग एजेंट को कैपेबल होना चाहिए कि वो एक बना पाएँ और उसके कंसिस्टेंसी को, इमल्सन की कंसिस्टेंसी को बना पाएँ, स्टेबल रख पाएँ, और ये केमिकली भी स्टेबल रहें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग सभी को तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो रहते हैं जो हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये यूजुअली जो रहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और हम लोग इसमें गम्स और जो मिसलिजेनियस जो सब्सटेंसेस रहते हैं उनको यूज़ करते हैं। ये अगर नेचर वाइज देखें तो एनानिक नेचर के होते हैं और मेजरली O/W टाइप के इमल्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसका एग्जांपल है एक फर्स्ट जो है अकेशिया, ये बहुत ही अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है और ये जो है इसकी रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है कि हम लोग इसमें pH जो है 2 to 10 pH तक के जो हैं इमल्शंस हैं, यानी कि एक आपके कंटिन्यूस फेज में अगर जो व्हीकल है उसके pH के वैल्यू को भी देखें, रेंज को देखें तो उस वैल्यू तक में भी ये इमल्शन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम लोग गम अकेशिया को देखें कि इसमें हम किस रेशियो में इसको यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग ऑयल्स को लेके चलें तो जो फिक्स्ड ऑयल रहते हैं उसमें जो ऑयल अगर 4 है तो गम जो है वो 1 रहेगा। वॉलेटाइल ऑयल जो अगर 2 है तो गम अगेन 1 रहेगा। मिनरल ऑयल अगर लेते हैं तो भी ये जो है गम का वैल्यू जो रहेगा 1 रहेगा। तो 4:1, 2:1, 3:1, इस तरीके से हम लोग इस रेशियो में हम लोग जो गम अकेशिया है उसको यूज़ करते हैं। सेकंड जो है एग्जांपल वो है ट्रागाकैंथ जो है बहुत ही कम अकेले अगर हम लोग यूज़ को बोलें तो अकेले में इसको बहुत ही कम जो है हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि ये बहुत ही कोरस और थिक इमल्शन बनाता है और इसका जो अपीयरेंस रहता है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। हाँ, बस अगर हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसे होमोजेनाइज़र के थ्रू बनाएं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगार। ये
एक अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट तो नहीं है, क्योंकि ये भी कोरस और विस्कस इमल्शन बनाता है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग को इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे अगर यूज़ भी करना है तो इसे हम 2% म्यूसिलेज को बॉइलिंग वाटर में लेते हैं, बनाते हैं, ठंडा करते हैं, उसके बाद ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पैक्टिन। इसका भी हम लोग 1% म्यूसिलेज बनाते हैं वाटर में और इसको एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। पर ये जो है इनकम्पैटिबल है कई टाइप के एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, टैनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के साथ में। स्टार्च, नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च म्यूसिलेज को भी हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी बहुत कोरस इमल्सन बनाता है। इसे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एनिमास के लिए। नाउ द नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। यहाँ पे जो है आपका वुल फैट जो है इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इमल्शंस बनाने के लिए, और इसमें हम लोग O/W टाइप के इमल्शंस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। ये जो वुल फैट है ये 50% वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सेकंड जो है एग योक। ये जो है बहुत ही कम हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो एग योक है ये स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है अगर हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में ये ख़राब हो जाता है। इसका स्टोरेज करना, इसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ही टीडियस टास्क रहता है, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही कम यूज़ करते हैं। फिर भी बहुत ही रेयर कंडीशन में हमें इसके यूज़ करना पड़ जाता है, तो तब हम इसे एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट जो है 12 to 15% जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसमें हम लोग इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जिलेटिन। जिलेटिन को जो है हम लोग 1% जो रहता है कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। इसे हम लोग यूजुअली लिक्विड पैराफिन को बनाने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स। इसके एग्जांपल्स हैं मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज जो है एक सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है सेल्यूलोज का, जिसे हम लोग सस्पेंडिंग, थिकनिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग इसके 2% कॉन्सेंट्रेशन को जो है यूज़ करते हैं, और इसे हम लोग मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो रहता है उनको इमल्सिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स का, वो है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, जिसे हम लोग 0.5 to 1% के कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, और ये दोनों यानी कि ठंडे और गर्म पानी दोनों में सॉल्युबल होता है। इसी तरह से इसमें कई तरह के जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उसी में से एक पार्ट है आपका अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी उसके एग्जांपल्स हैं लाइक कार्बोवैक्सेस। इनको भी हम लोग ऑइंटमेंट और क्रीम्स बनाने के लिए एज ए इमल्सिफायर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सेकंड में देखें तो ये हैं कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन्स। ये भी जो हैं आपके WO टाइप के जो इमल्शंस रहते हैं उनको बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। पर लेसिथिन के साथ में एक इशू ये है कि इसे हम बहुत ही कम जो है यूज़ करते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि अगर ये लाइट में एक्सपोज होता है तो ये इसके कलर जो है वो डार्क हो जाता है और ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। इसलिए ही हम लेसिथिन्स जो हैं उनको बहुत ही रेयर कंडीशन में ही जो है एज अ इमल्सिफायर यूज़ करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये देख लिया कि कई टाइप के जो इमल्शंस रहते हैं उसमें जो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है इमल्सिफाइंग एजेंट और उनका सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। किसी भी इमल्शन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग जो है हम लोग इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, क्योंकि हमको ये पता है इमल्शन जो होता है ये बहुत ही डेलिकेट टाइप का प्रिपरेशन रहता है, क्योंकि इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स को यूज़ करते हैं
और लिक्विड जहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस होते ही हैं। तो अगर हम जब भी कोई भी इमल्शन को फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हमें ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मेकिंग ऑफ इमल्शन, वो क्लीन रहें और फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डर्ट और इलेक्ट्रोलाइट से फ्री रहें। जो ऑयल और वाटर का जो रेशियो है वो भी फिक्स्ड रहना चाहिए हमेशा। प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग बेंजोइक एसिड 0.1 to 0.2%, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन 0.1 to 2%, 0.2%, क्लोरोफॉर्म 0.25%, क्लोरोक्रिसॉल 0.1%, सेटिमाइट 0.002 to 0.01%। इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव हैं हम लोग इमल्शंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीऑक्सीडेंट। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ इमल्शन जो फैट रहते हैं वो ऑक्सीडाइज होने का उनका चांसेस जो रहता है वो बढ़ जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसको ही हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग उसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एग्जांपल्स होते हैं टोकोफेरॉल, गैलिक एसिड, प्रोपाइलिन गैलेट, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है ऑक्सीडेशन जो है ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ताकि जो मेडिकामेंट्स हैं या फिर जो डिस्पर्सन सिस्टम में हैं वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है। और कई एंटीऑक्सीडेंट के जो आइडियल एंटीऑक्सीडेंट की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि ये भी आसानी से सॉल्युबल हो या डिस्पर्स हो मीडियम में, ये लो कंसंट्रेशन में अच्छा इफ़ेक्ट शो करे, ये नॉन टॉक्सिक हो, ये नॉन इरिटेंट हो, ये कंपेटेबल हो और अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में, ये भी कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होना चाहिए। लास्ट है फ्लेवर्स। फ्लेवर के तौर पे अगर वनीला जो है वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। लिक्विड पैराफिन इमल्शन के लिए बेंजल्डिहाइड भी जो है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है कॉड लीवर ऑयल इमल्शन में। और कई तरीके के फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम आसानी से इमल्शन को यानी कि कंज्यूम कर पाएँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन में अगर हम लोग जाएँ तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो अगर गम अकेशिया यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें 4 मेथड होते हैं आपके। फर्स्ट मेथड है आपका ड्राई गम मेथड, सेकंड है वेट गम मेथड, थर्ड है बॉटल मेथड एंड फोर्थ वन इज़ योर अदर मेथड्स। अगर हम लोग ड्राई गम मेथड्स में अगर जाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहती है ऑयल की उसको मेजर कर लेते हैं और ड्राई गम को भी ड्राई जो मोटर रहता है उसमें क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें फिर हम लोग कैलकुलेटेड क्वांटिटी में गम अकेशिया को जो रहता है डालते हैं और उसे ट्राइचुरेट करते हैं रैपिडली ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। उसके बाद में थोड़ी सी मात्रा में हम लोग जो है उसमें वाटर डालते हैं और उसे ट्राइचुरेट करते हैं विगोरसली ताकि जब तक हमें क्लिकिंग साउंड नहीं मिल जाता है। ठीक है। जैसे ही क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और तो वो जो प्रोडक्ट रहता है वो काफ़ी कुछ हद तक वाइट या फिर नियरली टू वाइट टाइप का हो जाता है। ठीक है। और इसे ही हम लोग जो कहते हैं इसे हम कहते हैं प्राइमरी इमल्शन। उसके बाद हम लोग उसमें अगेन जो है और वाटर डाल देते हैं कि एक रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है वो बन जाए। इसमें जो रेशियो रहता है गम का उसे हम इतना ही लेते हैं, 1 रेशियो में ही लेते हैं। अगर हम लोग फिक्स्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 4:2:1। यहाँ पे जो रेशियो है वो 4 जो है वो ऑयल का है, 2 जो है वो वाटर का है और गम जो है और 1 जो है वो गम का है। इसमें हम लोग जो है 4:2:1, 2:2:1। यहाँ पे वाटर का जो भी रेशियो है वो भी सेम है और गम का रेशियो भी सेम है। यहाँ पे जो चीज़ें चेंज हो रही हैं अमाउंट में, क्वांटिटी में, वो हो रही हैं ऑयल की।
ठीक है। फिक्स्ड ऑयल की अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, कॉड लीवर ऑयल है। वोलेटाइल ऑयल के अगर एग्जांपल देखें तो टर्पेंटाइन ऑयल है, पेपरमेंट ऑयल है। और मिनरल ऑयल के तौर पे देखें तो लिक्विड पैराफिन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम लोग इसके एक फॉर्मुलेशन देखें आरजीएस ऑयल का, तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मुलेशन इसी तरीके से बनाते हैं। ये जो था ये आपका ड्राई गम मेथड था। अब हम लोग देखते हैं वेट गम मेथड। इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, ये भी सेम वैसा ही मेथड है, बस इसमें हम करते ये हैं कि हम लोग जो गम अकेशिया रहता है या जो भी गम रहता है, जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट रहता है, उसका हम लोग म्यूसिलेज बना लेते हैं और उसके बाद में अगेन थोड़ी सी मात्रा में ऑयल जो डालते हैं और उसके बाद में अगेन उसको विगरसली हम लोग ट्राइचुरेट करते हैं पेस्टल मोटर में। और जैसे ही हमें क्लिकिंग साउंड मिलता है उसके बाद में हम लोग का जैसे ही प्राइमरी इमल्शन जैसे ही फॉर्म होता है, उसके बाद हमको जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम रहती है उसको हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो है बॉटल मेथड। बॉटल मेथड को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वोलेटाइल ऑयल और जो नॉन विस्कस ऑयल रहते हैं उनको बनाने के लिए। इसमें जो ऑयल, वाटर और गम का जो पोर्शन रहता है वो रहता है 2:2:1। इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का ऑयल और वाटर जो रहता है उसको लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें जो हम पाउडर जो गम अकेशिया रहता है उसको ऐड करते हैं और उससे अच्छे से शेक करते हैं जैसे जब तक कि ऑयल और जो गम है वो अच्छे से मिल नहीं जाता। उसके बाद में हम लोग जो कैलकुलेटेड अमाउंट में जो वाटर रहता है उसको एक साथ सीधा डाल देते हैं बॉटल में। फिर अगेन उसे फिर से हम शेक करते हैं ताकि एक प्राइमरी इमल्शन बन जाए। उसके बाद में हम उसमें थोड़ा और पानी डालते हैं ताकि हमको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए फॉर्मुलेशन के लिए वो हमको मिल जाए। अदर मेथड्स में जो हैं आपका आता है ब्लेंडर्स, कई टाइप के ब्लेंडर्स, होमोजेनाइजर्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं इमल्शन को बनाने के लिए। हम लोग यहाँ पे हैंड होमोजेनाइज़र और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो पेस्टल मोटर में जो हम लोग इमल्शन बनाते हैं वो कोरस इमल्शन टाइप का होता है, इसलिए हम उसे हैंड होमोजेनाइज़र से ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद में उसे हम मशीन वाले होमोजेनाइज़र से जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि एक स्टेबल जो इमल्शन है वो फॉर्म हो। हैंड होमोजेनाइज़र जो रहता है उसे हम लोग हैंड से ऑपरेट करते हैं। इसमें करते ये हैं कि जो इमल्शन रहता है ना, उसको यहाँ पे हम लोग हॉपर में डालते हैं और उसके बाद में इस हैंडल से अप डाउन के मोशन से हम लोग इसको क्या करते हैं यानी ऑपरेट करते हैं, जिससे जो आपका एक फाइन इमल्शन है वो आपको मिलता है। ठीक है, एक फाइन इमल्शन जो है कोरस इमल्शन टाइप का ही आपको मिलता है, आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग इसमें हम लोग सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र को यूज़ करते हैं। ये जो है इसमें एक फाइन मैश्ड स्टेनलेस स्टील का सीव होता है जो कि ऑपरेट होता है ऊपर लगे हुए बड़े से मोटर से। इसमें कई सारे प्लेट्स होते हैं जो काफ़ी स्पीड से रोटेट करते हैं और इनसे ही जो है हमारा जो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिसिबल हो पाता है। चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है देखते हैं, वो है इसमें कई वैसे तो जो फॉर्मुलेशन है इमल्शन बनाने का जो तरीका है वो सिर्फ अभी मैंने गम अकेशिया के साथ में बताया, और जितने भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनके साथ में भी अलग अलग तरीके के से जो है इमल्शन बनाने का तरीका बुक्स में दिया हुआ है और आप अगर चाहें तो उसके थ्रू जा सकते हैं। बट जो एक आइडियल जो इमल्शन चाहिए उसको बनाने के लिए जो चाहिए वो अकेशिया मोस्ट ऑफ केसेस में कैपेबल रहता है।
तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, यानी कि एक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर स्टेबिलिटी हमने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उन चीज़ों से हमने अपना इमल्शन बना भी लिया तो वो स्टेबल है कि नहीं है ना, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं, और क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं स्टोरेज कंडीशन में। तो वो हो सकते हैं आपके क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्सन, इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग का मतलब होता है कि जो दो लेयर रहते हैं आपके, जो डिस्पर्सन और कंटिन्यूस फेज रहते हैं, वो अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, ठीक है। और ये जो इसी ही हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। और ये क्रैकिंग जो है कई तरीक़ों से हो सकता है। अगर हम लोग जो है इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो अपोजिट टाइप का अगर हम लोग यूज़ कर दें, लाइक अगर सोप्स जो रहते हैं वो मोनोवेलेंट मेटल प्रोड्यूस करते हैं फॉर द O/W टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है। और अगर वहीं पे सोप्स जो रहते हैं डाईवेलेंट मेटल्स वाले, वो W/O टाइप के जो है इमल्शन को ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग इस टाइप के इमल्शन को, मोनोवेलेंट मेटल टाइप के इमल्शन को डाईवेलेंट टाइप के इमल्शन में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो अगेन वहाँ पे क्रैकिंग ऑफ इमल्शन होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड जो है बाय डिकम्पोजिशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो अगर डिकम्पोज हो जाए या प्रेसिपिटेट हो जाए तो वहाँ पे भी जो है इमल्शन का क्रैक होना निश्चित है, ठीक है। बाय द अब थर्ड पॉइंट है बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे जब हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते हैं किसी भी इमल्शन में तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन सॉल्वेंट जो है, ऐसा कोई सॉल्वेंट हम लोग ऐड कर दें जो दोनों में डिज़ोल्व हो, यानी कि आपके दोनों फेज़ में आपका डिज़ोल्व हो, तो वहाँ पे एक वन फेज़ बन जाता है, क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, जिसके कारण में इमल्शन के क्रैक होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये लिक्विड फेज़ है और तो यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होना, है ना, माइक्रोब्स का ग्रोथ होना कॉमन सी बात है। तो ये भी जो है आपके इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि क्या करता है, रेशियो को बिगाड़ता है और अल्टीमेटली जो है आपका इमल्शन के क्रैक होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर टेम्परेचर भी चेंज होता है तो वो भी एक फैक्टर है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है यहाँ पे इमल्शन के क्रैक होने का, ठीक है। अगर कोई इमल्शन जो है लंबे समय तक स्टोरेज कंडीशन में रखा हुआ है तो उसकी जो विस्कोसिटी है, जो क्रीमिंग कैपेसिटी है, वो ख़त्म होते जाती है, कम होते जाती है। और जो है अगर इमल्शन को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है काफ़ी कम टेम्परेचर में, तो वाटर जो है वो भी आइस में बदल सकता है, और ऐसा करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और क्रैकिंग का इश्यू हो सकता है। सेकंड जो है पॉइंट है वो है आपका क्रीमिंग। क्रीमिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्रीमिंग जो क्या होता है, आपका जो डिस्पर्स्ड जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो एक थिक लेयर फॉर्म कर लेते हैं आपके सरफेस पे, इमल्शन के सरफेस पे, पर ये जो है टेम्प्रेरी फेज़ होता है और आसानी से रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है माइल्ड शेकिंग से और स्टीयर करने से एक होमोजीनियस इमल्शन ये वापस बन जाता है। पर फिर भी जो अगर ये क्रीमिंग की जो सिचुएशन हो रही है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टोक्स लॉ का जो है एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो क्रीमिंग का ये फेनोमेना हो रहा है उससे हम जो है कैसे निजात पा सकते हैं, हम लोग इसे कैसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये कई सारी चीज़ों को शो करता है, लाइक V रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ क्रीमिंग को, R रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स को, D1 डिनोट करता है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज को, D2 डिनोट करता है डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज को, G डिनोट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और
ये जो है विस्कोसिटी का सिंबल होता है, डिस्पर्शन मीडियम का। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स हैं ये भी जो है कई सारी फैक्टर्स, ये जो फैक्टर है ये क्रीमिंग के फैक्टर को जो है शो करता है, इसको कंट्रोल करता है, एक पार्ट होता है उसका। यहाँ पे रेडियस, जो ग्लोब्यूल्स का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रीमिंग के फॉर्मेशन में। अगर ग्लोब्यूल्स का साइज़ जो है वो बड़ा रहा तो क्रीमिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर जो ग्लोब्यूल का जो साइज़ है वो छोटा रहा तो क्रीमिंग जो है वो कम होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है डिस्पर्स फेज में और कंटिन्यूस फेज के डेंसिटी में, ये किसी हद तक जो है डिपेंडेंट होता है क्रीमिंग के रेट के लिए, पर इसे हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, पर ये डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है थेरेप्यूटिकली। थर्ड जो पॉइंट है आपका, विस्कोसिटी ऑफ अ डिस्पर्शन मीडियम। तो जो रेट ऑफ क्रीमिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ अ डिस्पर्शन मीडियम। और तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग ट्रैगाकैंथ एंड मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी भी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये जो है डिफ़िकल्टी फॉर्म कर सकता है रीडिस्पर्स करने में किसी भी मटेरियल को, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टोरेज कंडीशन। अगर इमल्शन को अगेन बहुत ही ठंडे जगह में, कूल कंडीशन में प्लेस में रखा गया है तो रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हम गर्म जगह में रखेंगे तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, विच में लीड टू क्रीमिंग, ठीक है। और फ्रीजिंग जो है, इसमें भी फ्रीजिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए इमल्शन को, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है और वाटर कंटेंट जो है फ्रीज़ कर देने से क्रैकिंग की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो होता है फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आप O/W टाइप का अगर इमल्शन बना रहे हैं तो वो W/O टाइप के इमल्शन में वो जो है चेंज हो सकता है, या वाइस वर्सा। यानी कि अगर W/O टाइप का बना रहे हैं तो वो O/W टाइप का इमल्शन में चेंज हो सकता है। और ये कैसे होता है? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, बाय टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। ये जो हैं कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण फेज इन्वर्शन जो है वो हो सकता है। फेज इन्वर्शन को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम लोग जो कंसंट्रेशन है डिस्पर्शन फेज का वो 30 to 60% के स्टोरिंग के कंडीशन में रहे तो, ठीक है। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो हम लोग प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ HLB स्केल अगर हम लोग डिसाइड करते हैं तो ये काफ़ी समय तक जो है फेज इन्वर्शन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इमल्शन और सस्पेंशन के में लिखा हुआ है कि ये जो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है और ये इसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, वहीं पे सस्पेंशन रहते हैं, ये भी बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, बट यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं रेदर दैन ग्लोब्यूल्स। वहाँ पे अगर हम लोग देखें इमल्शन में जो ग्लोब्यूल साइज़ है वो 0.25 to 25 माइक्रोमीटर रहता है, और यहाँ पे सस्पेंशन में देखें तो वो होता है 0.5 to 5 माइक्रोन के साइज़ में होता है। यहाँ पे हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं फॉर स्टेबल इमल्शन, और इधर वाले में हम लोग यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। इमल्शन जो है यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड। यहाँ पे अगर इमल्शन में देखें तो कई सारे टेस्ट हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं किस टाइप का इमल्शन है, लाइक डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट।
पर वहाँ पे अगर हम लोग सस्पेंशन में देखें तो यहाँ पे कई टाइप किसी भी तरह के टेस्ट नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये किस टाइप का सस्पेंशन है। इसको जो है फ्रीजिंग से, स्टोरेज से जो है ज़्यादातर हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे इमल्शन जो है क्रैक हो सकता है। वहीं पे अगर हम इसे ड्यूरिंग स्टोरेज फ्रीजिंग जो है इसको फ्रीजिंग से इसको भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्रीगेट्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो एग्रीगेट्स फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका यहाँ पे जो सस्पेंशन टॉपिक है, इमल्शन टॉपिक है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।